प्राचा से। महमूद प्राचा जाने माने वकील हैं, अक्सर मुसलमानों के लिए उनके पक्ष में लिखते हैं, आवाज उठाते हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं। इस केस में भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं जब मैं उनका परिचय दे रहा हूं, लेकिन अक्सर जो वो कहते लिखते बोलते हैं उस पर खूब चर्चा विवाद भी होती है। बहुत स्वागत, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है महमूद प्राचा साहब। तो ये आज की सुनवाई के बाद एक तरह से ये मान लिया जाए ना, ये सरकार झुक गई और कानून रुक गया, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? पहले मैं अपना परिचय ठीक करा दूं, मैं मुसलमानों से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब के लिए आवाज उठाता हूं। ओके, उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये अगर इन टोटो ये कानून नहीं खत्म होता 2025 का, तो मुसलमानों के साथ ही नहीं, उनसे ज्यादा बोध गया वालों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि वहां ये कानून ऑलरेडी लागू है। वहां 4 बुद्ध समाज के लोग होंगे, उनके सैंक्टम सैंक्टोरम यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रिलीजियस जगह पे, और 5 ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा। उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी का नंबर आएगा, उसके बाद सिखों का नंबर आएगा। ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है। इसको मुसलमानों से जोड़ के देखना ही आरएसएस और बीजेपी की साजिश में शामिल हो जाने जैसा है, पहली बात। दूसरी बात, ये बिल जो आया है इसका एक ही मकसद है, और ये सब पे लागू होना है। वो मकसद है अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे जो ईमानदार या बेईमान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज चुरा के दे देना एक साथ लमसम और होलसेल में। और ये मुसलमानों की कोई जीत नहीं हुई है। जितने लोग आपने अपने टेलीविजन पे दिखाए थे अभी, 4 लोग, ओवैसी साहब, अमानतुल्लाह साहब और एक और साहब बर्क साहब, ये तीनों के तीनों, और चौथे विष्णु शंकर जैन, तो कम से कम ओवरटली आरएसएस और बीजेपी की तरफ से ही तो अपने विचार रख रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। ऐसी कोई भी जीत आज हासिल नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो 2 नंबर के सबसे बड़े हमारे जो लॉ ऑफिसर हैं देश के, संविधान में जिनकी जगह है सॉलिसिटर जनरल साहब की आर्टिकल 76 में, उन्होंने कल भी तैयार नहीं थे वो, और आज भी तैयार नहीं है वो, केस के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं वो। इसीलिए कल भी उन्होंने डेट मांगी थी और आज भी उन्होंने डेट मांगी है। उसके बाद ये कहना, और उनकी बात माननीय न्यायाधीशों ने मान ली है, तो सरकार के को खुश होने की बात है आज, और आरएसएस और बीजेपी को खुश होने की बात है। मैं इसको ऐसे देखता हूं, इसमें कोई भी मुसलमानों को खुश होने की बात है ही नहीं। सबसे जो मेन स्तंभ है इस कानून के, वो प्रावधान रोक दिए, उन पर स्टे हो गया। आप कह रहे हैं इसमें जीत की कोई बात ही नहीं है, खुशी की बात नहीं है। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज का स्टेटस नहीं बदलेगा, और नियुक्तियां भी नहीं होंगी, अपॉइंटमेंट भी नहीं होंगी, ना बोर्ड में ना काउंसिल में। और क्या चाहिए? स्टे तो हो ही गया ना, इफेक्टिवली स्टे हो गया कानून। मानक गुप्ता जी, स्टे नहीं हुआ है। सरकार ने टाइम मांगा है, वो दे दिया उन्हें। सरकार ने हाथ जोड़ के कहा है हम कुछ गलती काम नहीं करेंगे। हाँ। कान पकड़ के तुषार मेहता साहब ने, हाँ, कि हम कोई गलती काम नहीं करेंगे। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो गलती मत करना। हाँ। लेकिन क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बातें, मैं जो वक्त का कानून 2013 का बनाने में जिसका रोल था, मुझे तो नहीं मालूम, मानक गुप्ता साहब बता रहे हैं तो मैं सर झुकाता हूं उसके आगे कि यही सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। वंस अ वक्त ऑलवेज वक्त नहीं है सबसे महत्वपूर्ण। जो इसका लिमिटेशन एक्ट से इसका हटा दिया गया वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। पर मानक गुप्ता जी कह रहे हैं तो हमें तो आपके सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। तो कम से कम हमसे तो पूछ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अरे रुकिए, आप तो ओवैसी साहब से पूछेंगे, नहीं, बैरिस्टर साहब से। नहीं, एक सेकंड, अरे रुकिए ना महमूद प्राचा, शेरवानी पहन के चले गए। ना, एक सेकंड पहले मैं, तो आप बुरा मानते हैं। अच्छा, आपने मुझे शुरू में करेक्ट किया ना, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। मैं कोई लॉ का, कानून का जानकार नहीं। रुकिए ना 1 मिनट, नहीं, मैं छोटा सा करेक्शन, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं महमूद प्राचा साहब। मैं तो स्टूडेंट हूं लॉ का, पढ़ता हूं, थोड़ा सीखने। अरे रुकिए ना, बोलने तो दीजिए, 2 लाइन बोलने दीजिए ना मुझे। मैं भी सीखने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उन्हीं में से ये 2 प्रोविजन है जिनको स्टे किया गया है। वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिन पर स्टे नहीं हुआ। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। यही कहा ना आपने? ये तो बाकी धर्मों पर भी लागू होता है। कब कहा? सर आपने ही कहा ना, इसमें ये तो बाकी धर्मों से भी इसका लेना देना। बात बताइए ना, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे ईमानदार या बेईमान लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी चुरा के दे देने के लिए, लूट के दे देने के लिए कानून बनाया, और कोई वजह नहीं। ये कहा था मैंने। ओके। और मेरे कान थोड़े खराब हो गए हैं। आपने शायद, मैंने ऐसा सुना था कि आपने ये बोला कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो मान ली गई आपकी। हाँ। तो मेरे कान भी थोड़े कम सुनना शुरू कर गए आजकल। मैं माफी चाहता हूं आपसे अगर मैंने सुना ऐसा। चलिए ठीक है, हमें ऐसा लगा कि वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन वही है, इसीलिए सारे के सारे पक्ष इस पर खुशी जता रहे हैं, राहत जता रहे हैं। लेकिन ये बताइए, आपने हियरिंग पूरी फॉलो की है, कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें कुछ सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव चीजें भी हैं।
जैसे रजिस्ट्रेशन को लेकर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो होना चाहिए। तो यानी आपने जो 2013 में कानून बनाया था महमूद प्राचा साहब, जो आपने जो हेल्प की थी उसे बनाने में, उसमें कमियां तो थी, और अब ऐसा लगता है अगर कोर्ट रजिस्ट्रेशन की तरफ भी कदम बढ़ाता है, मान लीजिए बाकी चीजों पर नहीं सरकार की जीत होती है, तभी रजिस्ट्रेशन की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा ना। रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हो रहा है ना। मैं आपकी एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर आप कुछ अच्छी बात बोलेंगे जो मुझे भी अच्छी लगे तो मैं सहमत ना हूं, तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं रहूंगा। हाँ। वो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि 2013 का एक्ट भी जो हमने प्रपोजल्स दिए थे वो पूरी तरह माने नहीं गए थे, तो उसमें कमियां हैं, लेकिन उसमें कमियां कम करने की जरूरत है या कमियां और बढ़ाने की जरूरत है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, जो मेरे से छोटे से दिमाग को समझ में आता है, मानक जी आपके बराबर तो कभी ना पहुंच पाऊंगा मैं, वो ये है कि अगर कोई चोरी करे वक्फ की प्रॉपर्टीज की, तो पहले उसकी सजा 3 साल थी। अब अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के लिए वो घटा के 2 साल कर दी गई। पहले नॉन बेलेबल था, यानी कि अरेस्ट भी हो सकते थे, अब वो बेलेबल हो गया। तो इससे कितनी उम्मीद जागी होगी अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू के अंदर। यही टाइटल है, मुसलमानों की उम्मीद नहीं। चलिए अडानी अंबानी आप कम से कम ये तो आप कम से कम ये तो मान रहे हैं कि उस कानून में खामियां थी, कमियां थी, इसीलिए ये जो बहुत ज्यादा थी। हाँ रुकिए ना, ना एक सेकेंड ना रुकिए। इसका मतलब ये जो भ्रष्टाचार और करप्शन और ये मोनोपोली, अपनी मनमर्जी चलाना बोर्ड्स में, राज्यों के वक्फ बोर्ड्स में, किसी की भी संपत्ति को वक्फ की घोषित कर देना, फिर मॉल बना देना, दुकानें किराए पे दे देना, रिकॉर्ड्स ना रखना, जिनका ऑडिट कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, सर्वे कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ट्रिब्यूनल के फैसलों को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही अदालत में चुनौती दिए जाने वाला प्रावधान। मतलब आप मानते हैं ना कि ये सारी चीजें हैं जिन पर रीलुक की जरूरत है? दो चीजों को छोड़ के, एक तो वक्फ ट्राइब्यूनल की जो आपने बात कही कि किसी खास वजह से ही अपील हो सकती है, वो गलत है। और दूसरी, वक्फ किसी और की प्रॉपर्टी वक्फ को बना देना, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना है, पर आप बोल रहे हैं तो हमें सर झुकाना ही पड़ेगा। आप तो मानक गुप्ता है, आपको पता है। आपको एक सेकंड अच्छा, मानक गुप्ता को छोड़ दीजिए, झूठ है। रुकिए ना, मानक गुप्ता को छोड़ दीजिए। कल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा? उन्होंने कल की सुनवाई में क्या कहा? उन्होंने कहा जब मैं दिल्ली हाईकोर्ट में था, हमने सुना किसी ने हाईकोर्ट की जमीन को ही वक्फ संपत्ति घोषित करवा दिया। घोषित करवा दिया, दावा ठोक दिया, दावा ठोक दिया। फिर दावा ठोकने के लिए तो आप कहां दावा नहीं ठोक सकते, बताइए। आपको मना है कहीं? या आप कानून बदलना चाहते हो, संविधान? हाँ। दावा ठोकने के लिए तो किसी चीज को भी कहीं मना नहीं है ना। ये हमारे देश का संविधान है, समझने की चेष्टा कीजिए। हाँ। अभी अगर आपके पास किसी दिन समय होगा तो डिटेल में बात कीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। ठीक है। ये सब बातें झूठ हैं, सफेद कोरा झूठ जो मार्केट में फैलाई जाती हैं। सेक्शन 40 है, कहता है या नहीं कहता, बताइए। सेक्शन 40, हमारे सेक्शन 40, मैं आपको एक एग्जांपल सेक्शन 40, सेक्शन 40, सेक्शन 40 बताइए क्या कमी है उसमें? आप बताइए। सेक्शन 40 क्या ये अधिकार नहीं देता है वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को बता दे हमारा? हरगिज नहीं देता है, ये झूठ है। हाँ। उसका टाइटल देखिए, वो चैप्टर 4 में आता है, सेक्शन 40। सरासर सफेद झूठ है, वैसा ही झूठ है जैसा कि ईवीएम मशीनों से, ईवीएम मशीनें हैक नहीं हो सकती। अब आप सब बोलेंगे चुनाव आयोग ने कह दिया हैक नहीं हो सकती, तुलसी गबाट झूठी, मस्क झूठे, हम सब तो हैं ही झूठे, क्योंकि ये ईसीआई ने बोल दिया तो सच्चे। आज भी वो जयराम रमेश साहब जो है ना, एक आरएसएस के और एजेंट, उनको एक बड़ी डिग्री देके आया हूं मैं। पर्सनल मत करिए, नहीं पर्सनल नहीं, आरएसएस में होना तो नहीं, वो कांग्रेस के नेता है, प्लीज नहीं, वो कांग्रेस आरएसएस हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है। ये तो मैं उन्हें एक मेडल दे रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के नहीं, उनको जरूरत नहीं है सर आपके मेडल की, वो कांग्रेस के नेता है, रहने दीजिए। आ रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट में, ईवीएम की बड़ी लड़ाई जीत के आ रहा हूं मैं आज ही आज। हाँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब झूठ है। सेक्शन 40 में अच्छा, भ्रष्टाचार है या नहीं है वक्फ बोर्डों में? भ्रष्टाचार है या नहीं है, बता दीजिए फिर आप। 100% भ्रष्टाचार है। 100% है भ्रष्टाचार। लेकिन अब मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि अब भ्रष्टाचारी पकड़े भी नहीं जाएंगे। पहले 1-8% चांस होता था, क्योंकि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को पकड़वाना थोड़ी है, मोदी जी को तो बचाना है। तो अब ऐसा कर दिया है। ठीक है।